नमस्कार डियर लर्नर्स, स्वयं प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज बात करेंगे कोर्स स्टडी फ्रॉम स्टिल लाइफ के अलग विषय के बारे में, जिसका विषय है इंट्रोडक्शन ऑफ स्टिल लाइफ। पहले वीडियो में आपने देखा कि उसकी भूमिका बताई गई और पूरे इस कोर्स के 12 सप्ताह के 30 वीडियो के बारे में विस्तार से बताया गया। अब बात आती है कि आपका जो कोर्स है स्टडी फ्रॉम स्टिल लाइफ, वस्तु चित्रण अध्ययन, स्थिर चित्रण अध्ययन के बारे में विस्तार से जानेंगे। मैं डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद, सहायक आचार्य चित्रकला, मंच एवं दृश्य कला विद्यापीठ, इग्नू, दिल्ली, भारत। माई सेल्फ डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पेंटिंग, स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट, इग्नू, दिल्ली, दिल्ली। टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू स्टिल लाइफ। स्थिर चित्रण का परिचय। तो जहाँ परिचय की बात आती है तो विस्तार से ही किसी भी चीज़ को विस्तार से जानने की जिज्ञासा होती है। तो पहले बात हम करें कि कोई भी आर्ट लर्नर जो है, कोई सीखने वाला है या बच्चों को इंगेज ड्राइंग के माध्यम में जब किया जाता है, उनको भी आप कोई ऑब्जेक्ट ही दिखाते हैं, वह ऑब्जेक्ट वो अपने तरीके से करते हैं। हम उनको करने का तरीका नहीं बताते हैं। या कोई भी विद्यार्थी जब कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना चाहता है, अपने तरीके से बताता है और बनाता भी है, क्योंकि उसको स्थिर चित्रण के बनाने का सिद्धांत और तकनीक का पता नहीं होता है। तो इस वीडियो में बात करेंगे स्थिर चित्रण या वस्तु चित्रण अध्ययन के बारे में। स्थिर चित्रण अर्थात स्टिल लाइफ के डिफिनीशन के बारे में भी बात करेंगे, परिभाषा के भी बारे में बात करेंगे, ताकि आपको पहले वीडियो में जो आपने बार बार स्टिल लाइफ शब्द सुना है, उसका एक परिभाषा आपके चेतन मन में आ जाए। जब आप किसी से भी वस्तु चित्रण की बात करें तो उसको समझ के साथ बात करें, अर्थात आप बारीकियों के साथ बात करें। तो आइए बात करते हैं स्टिल लाइफ होता क्या है, स्टिल लाइफ किसे कहते हैं, स्टिल लाइफ की परिभाषा क्या होती है। तो आप ध्यान जरूर दें मेरे शब्दों पे, मेरे सेंटेंस पे, कि स्टिल लाइफ होता क्या है। स्थिर किसी भी सममित या असममित, सिमेट्रिकल या नॉन सिमेट्रिकल वस्तुओं, फल फूल व सब्जी आदि के आकार, फॉर्म को छाया प्रकाश, लाइट एंड शेड के द्वारा अध्ययन करना या चित्रित कर देना स्थिर चित्रण या वस्तु चित्रण कहलाता है। इसके अतिरिक्त आप और भी परिभाषाओं को देख पाएंगे, सुन पाएंगे या महसूस कर पाएंगे या जान पाएंगे। अचल वस्तु या जो वस्तुएं चल नहीं सकती, मैंने
एक शब्द प्रयोग किया है, अचल वस्तु, जो चल नहीं सकती अर्थात स्थिर होती हैं, उसके रूप से लेकर आकार व आयाम, टेक्सचर और तान की बात उसमें होनी चाहिए। इस प्रकार चित्रित करना वस्तु चित्रण अध्ययन कहलाता है। तो दोबारा से मैं इस परिभाषा को बताऊंगा। अचल वस्तुएं अर्थात जो वस्तुएं चल नहीं सकती, जो स्थिर रहती हैं, उसके रूप से लेकर आकार व आयाम तक चित्रण करना, अंकन करना, अध्ययन करना किसी भी सरफेस पे वस्तु चित्रण कहलाता है। ये दूसरे परिभाषा हो गया। अब तीसरे परिभाषा की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। किसी भी स्थान पे, स्थान टेबल हो सकता है, कुर्सी हो सकता है, जमीन हो सकता है इत्यादि, पर कोई भी वस्तु का समूह, एक वस्तु, फल फूल, उसको सजाकर उसका अध्ययन करना ही स्टिल लाइफ कहलाता है। इसके अतिरिक्त एक और परिभाषा है, वस्तुओं के आकार का आभासीय रूप से छाया प्रकाश के माध्यम से कागज पर, कैनवस पर उसका इफेक्ट पैदा करना ही स्टिल लाइफ कहलाता है, वस्तु चित्रण कहलाता है। तो आशा करता हूं कि 3-4 जो भी परिभाषाएं आप सुन पा रहे हैं उसको ऑब्जर्व कीजिए। सारे परिभाषाओं का एक ही निचोड़ है, किसी वस्तु के रूप से लेकर आकार तक उसके आयाम को आभासीय रूप में किसी भी माध्यम से, पेंसिल, पेन, कलर या अन्य माध्यमों से कागज के सतह पर आभास पैदा करना ही स्टिल लाइफ, स्थिर चित्रण, वस्तु चित्रण कहलाता है। स्थिर चित्रण को आप निम्न भारतीय काल के चित्रों में आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे भारतीय कला की बात कही है। भारतीय कला तो आपके मस्तिष्क में कुछ मैं बातें डालना चाहूँगा, अपने भारतीय कला के जर्नी के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। जब भारतीय कला की बात आती है तो आपके चेतन मन में प्रागैतिहासिक काल की भी बात आती होगी, या हमारी जो शुरुआत की आर्ट का दर्शन होता है भारत में, वह प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग ही है। उसके बाद आप गुफा चित्रों को भी देख सकते हैं, अजंता, एलोरा, सिगरिया, सितनवासन इत्यादि। तो उसके बाद हम देखेंगे मध्यकाल के चित्रों का भी आपको दर्शन होगा। एक बड़ा लंबा पीरियड था मध्यकाल का। राजस्थानी लघु चित्र, मुगल लघु चित्र और पहाड़ी लघु चित्र। इसके बाद आप देखेंगे समय बदलता गया, ब्रिटिश हमारे देश में आए, उनके साथ कुछ आर्टिस्ट भी भारत में आए। उन्होंने अपने तरीके से भारतीय कला को एक नया आयाम दिया, जिसमें विषय वस्तु भारतीय, तकनीक ब्रिटिश होते थे। उसके बाद आप देखेंगे बंगाल शैली का जन्म होता है, जो पूरी तरह से भारतीय शैली में चित्रण, वहाँ के
उस ग्रुप के, उस शैली के चित्रकार काम करते हैं। आज़ादी के पूर्व का आंदोलन चित्र भी आप देख सकते हैं। आज़ादी के बाद के समूह आंदोलन के चित्र भी देख सकते हैं। समकालीन भारतीय चित्रकला में भी देख सकते हैं। तो बात ये रही कि स्थिर चित्रण को भारतीय कला में कहां-कहां देखा जा सकता है। अजंता के चित्रों की बात मैं करूं, अजंता के सभी गुफाओं में बुद्ध से रिलेटेड ही चित्रों का अंकन किया गया है। एक चित्र याद आता है मारविजय। मारविजय में जब बुद्ध साधना कर रहे होते हैं, उनके ध्यान को भंग करने के लिए अप्सराएं, राक्षस इत्यादियों को दिखाया गया है, सर्प इत्यादि को। कुछ अप्सराएं किसी पात्र में फल फूल लिए हुए हैं, अर्थात पात्र की बात आ गई, ऑब्जेक्ट की बात आ ही गई, तो ऑब्जेक्ट का अंकन हम इस प्रकार अजंता के गुफा चित्रों में भी देख सकते हैं। मध्यकाल के लघु चित्र शैली के साथ जो चित्र अंकित हुए, उनमें भी हम सर्वाधिक मात्रा में वस्तुओं के चित्रण का अंकन देख पाते हैं। आप मुगल पीरियड के मिनिएचर पेंटिंग को देखिए। जब राजा के शयन कक्ष की बात हो या और सिचुएशन की बात हो, तो वहाँ पे वस्तुओं को बनाया गया है, गुलदस्ताओं को बनाया गया है। मुगल वस्तु, ऑब्जेक्ट बहुत प्रसिद्ध हैं। आज भी आप अपने पुराने समय के बर्तनों को यदि निकाला जाए, तो भारतीय राजा महाराजाओं के महलों में भी मुगल शैली के जो वस्तुएं थी, जो बर्तनें थी, नक्काशी थी, उस टाइप के बर्तन आपको मिल जाएंगे। तो वो वस्तु है। इसका मतलब कि वस्तुओं का चित्रण लघु चित्र में हुआ है। हाशिए में भी आप देख सकते हैं। मुगल काल के जो लघु चित्र बने, हाशिया, बॉर्डर में भी ऑब्जेक्ट आप देख सकते हैं। पटना कलम में भी आप गुलदस्ते को या अन्य बर्तनों का भी अंकन आप चित्रों में देख सकते हैं। वो अध्ययन के साथ ही बनाया गया है। ऐसा नहीं कि कलाकार, चित्रकार तुरंत बना दिया होगा, पर्टिकुलर उसको स्टिल लाइफ नाम नहीं दिया होगा, लेकिन प्रयोग तो किया वस्तु का। उस चित्र में बंगाल शैली के कुछ चित्रकारों ने भी स्टिल लाइफ पे काम किया। बहुत से ऐसे भारतीय आज़ादी से पूर्व और आज़ादी के बाद बहुत से आंदोलन हुए, जिनमें बहुत से चित्रकारों ने स्टिल लाइफ पे काम किया। तो मैं संक्षेप में बताया कि भारतीय कला में, भारतीय कला के चित्रों में भी आप स्टिल लाइफ को देख सकते हैं। इसके बाद आप यूरोप, पाश्चात्य काल के कुछ काल या अन्य काल के चित्रों में भी आप स्टिल लाइफ को देख सकते हैं। आप बात करें इजिप्ट, मिस्र कालीन चित्र, मेसोपोटामिया कालीन चित्र, ग्रीक रोमन पीरियड के जो चित्र, रेनेसांस, रोकोको काल के चित्र, बैरोक पीरियड, इम्प्रेशनिज्म, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म, दादाइज्म या अन्य। इजिप्ट काल की बात करें तो जो पिरामिड
इजिप्ट काल में निर्मित किए गए, तो सब साक्ष्य जो चित्रों का मिलता है हमें पिरामिड के अंदर ही मिलता है। पिरामिड के दीवारों पे आप देख सकते हैं चित्रों का अंकन। जो ममीज रखी जाती थी ताबूत पे में, उसके वह दीवार पे भी अंकन होते रहे हैं। तो बात है स्थिर चित्रण के अंकन की, स्टिल लाइफ की, तो वहां पे आप देख पाएंगे कि वस्तुओं का अंकन हुआ है। मेसोपोटामिया में भी आप देख सकते हैं। ग्रीक रोमन पीरियड में तो बहुत ही हद तक स्टिल लाइफ सीरीज पे काम किया गया है। आप अपने घरों में बहुत से कैलेंडर्स को देखेंगे कि स्टिल लाइफ ही दिखता है। पुराने बर्तन, फ्लावर का सेट, बुके, वस्तुओं को सजाकर बनाया गया। तो ऐसे कैलेंडर आज जो मार्केट में भी मिलते हैं या यूरोपीय स्टाइल में स्टिल लाइफ वस्तु चित्रण पेंटिंग मिलती है, तो उसका जन्म हमें ग्रीक से ही देखने को मिलता है। ग्रीक के गिरजाघरों से ही देखने को मिलता है। उस समय के जो भित्ति चित्र हुए उसमें देखने को मिलता है। धीरे धीरे उसका विकास होता है, माध्यम चेंज होते हैं। रेनेसा में भी आप देखते हैं, रेनेसा के चित्रों में भी आप देख सकते हैं, या लियोनार्डो की पेंटिंग देखें, माइकल एंजेलो के भित्ति चित्र देखें, या अन्य चित्रकारों के काम देखें। इस प्रकार आप देखते हैं प्रभाववाद में कुछ चित्रकारों ने तो स्टिल लाइफ पे ही काम किया। रेनोयर का नाम सबसे आगे लिया जाता है। उन्होंने तो ड्राई पेस्टल में, ऑयल कलर में बहुत से स्टिल लाइफ का अध्ययन किया। अध्ययन के बाद उन्होंने अपने सृजन में उसको एक स्थान दिया। तो ऐसे आप देख पाएंगे कि यूरोप या अन्य देशों में भी स्टिल लाइफ की जर्नी क्या रही है। तो मैंने ब्रीफ में ही, संक्षेप में आप लोगों को बता दिया। इजिप्ट, मेसोपोटामिया, ग्रीक, रोमन, रेनेसा, रोकोको, बैरोक, इम्प्रेशनिज्म, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म, दादा, फॉविज्म और अन्य। तो आशा करता हूं कि आप भारतीय और यूरोप के कला में भी, चित्रों में भी आपने स्टिल लाइफ को इस प्रकार देखा। तो ऐसे ही बात करेंगे स्टिल लाइफ इस कोर्स के बारे में। कोई भी जब विद्यार्थी कला को सीखने का प्रारंभ करता है या आकर्षित होता है कि मैं भी कुछ ड्राइंग बनाऊं, तो जो सिखाने वाले होते हैं वो स्वतंत्र चित्रकार भी हो सकते हैं, स्वतंत्र कलाकार भी हो सकते हैं, दृश्य कला के अध्यापक हो सकते हैं या अन्य ट्रेनर हो सकते हैं। तो वो शुरू कैसे करवाते हैं, इस पे भी ध्यान देने वाली बात है। वस्तु चित्रण से ही वो अभ्यास करवाना प्रारंभ करवाते हैं। वस्तु चित्रण देखने में सहज है, बनाने में भी सहज है, लेकिन अभ्यास यदि आप करेंगे, उसके सिद्धांत को आप समझ पाएंगे तो और बेहतर बना पाएंगे। तो वो क्या करते हैं, सबसे प्रथम अभ्यास वह वस्तु चित्रण का ही करवाते हैं। इसके पीछे एक और रीजन है। जो वस्तुएं हमारे आसपास होती हैं
उसके इमोशन से हम जुड़े होते हैं। मान लीजिए जो विद्यार्थी होते हैं घर से टिफिन बॉक्स, वाटर बॉटल इत्यादि अपने साथ कैरी करते हैं। कभी कभी तो कुछ लोगों को कुछ वस्तुओं से इतना लगाव हो जाता है कि उसको वो किसी अन्य को देने के लिए भी राजी नहीं होते हैं। तो ऐसे में वस्तु का महत्व बढ़ पाता है। तो जब अभ्यास या कुछ सीखने की बात होती है तो वस्तु ही चित्रण वो पहले शुरुआत भी करना चाहता है, और जो ट्रेनर्स होते हैं वह वस्तु को बनवाना भी चाहते हैं। तो इस प्रकार आप देख पाते हैं कि यदि आप इस तरह से स्थिर चित्रण का, स्टिल लाइफ का अभ्यास करते हैं तो आप निम्न चीजों का ज्ञान अर्जित कर पाएंगे। सबसे पहले वस्तु का रूप व सौंदर्य, वस्तु का, ऑब्जेक्ट का फॉर्म एंड ब्यूटी। तो मैंने बताया आपको कि हर व्यक्ति का अपना एक फेवरेट वस्तु होता है, उसको अपने पास रखता है। उसके पीछे क्या हो सकता है? वस्तु का सौंदर्य, वस्तु का एक लगाव। तो उसका रूप के वजह से भी हो सकता है, उसके बनावट से भी हो सकता है। इसके बाद आप देखेंगे आकार, शेप। तो बहुत से वस्तुओं का आप देखेंगे सिंबॉलिक भी आकार होता है। कोई भी टेबल पे सजाने वाली वस्तु हो सकते हैं, तो उसके आकार से भी हम प्रभावित होते हैं। इसके बाद आप देख पाएंगे कि आपको वस्तु के टेक्सचर का ज्ञान हो जाएगा। टेक्सचर के बारे में मैंने पहले वीडियो में थोड़ा सा बताया आपको, आप उसको भी सुनिए और जो अभी मैं बोल रहा हूं उसको आप ध्यान दीजिए। हर प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं का अपना एक धरातलीय गुण होता है जिसको हम टेक्सचर के रूप में जानते हैं, जिसको टेक्सचर कहते भी हैं। परिभाषा के रूप में टेक्सचर को हम ऐसे बोल सकते हैं, वस्तु के धरातलीय गुण को हम टेक्सचर कहते हैं, अर्थात पोत कहते हैं। हिंदी में पोत शब्द यूज में आता है। तो आपको टेक्सचर का भी नॉलेज हो जाएगा। इसके बाद तान, टोन। प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं आपको दिख रही हैं, आगे पीछे दिख रहा है, टोन के वजह से ही दिख रहा है। आप कभी ध्यान दें, किसी अंधेरे कमरे में यदि आप ब्लैक कलर के कोई वस्त्र पहन के चले जाएं और आपका रंग खुद थोड़ा सांवला हो तो आप दर्शित नहीं होंगे, अर्थात आप दिखेंगे ही नहीं। अंधकार रूम हो, थोड़ा सा आप लाइट कलर के कपड़े पहन के जाएं, थोड़ा सा आभास होगा कि यहाँ पे कोई है। तो टोन को आप ऐसे समझ पा सकते हैं। एक बात और मैं बोलूँगा, रात्रि में हर वस्तुएं आपको पास में नज़दीक दिखने का आभास पैदा करती हैं कि वह वस्तु बहुत पास है। दिन में वही वस्तु बहुत दूर दिखता है। इसके पीछे क्या? टान ही है, टोन है। जो नज़दीक की वस्तुएं होती हैं उनका टोन ज़्यादा होता है और दूर जाते जाते उस वस्तु का टोन कम हो जाता है, इसीलिए वो दूर दिखता है। तो दूर दिखाने के लिए हम हल्के टोन का भी प्रयोग करेंगे स्टिल लाइफ में, जैसा कि आगे आप देखेंगे भी नेक्स्ट वीडियो में। तो टोन ऐसे होता है। तो आप
आपने देखा कि वस्तु के सौंदर्य का दर्शन हो गया, आपको आकार के बारे में आप जान गए, टेक्सचर के बारे में जान गए, टान के बारे में जान गए। तो ऐसे आपने इन चीज़ों के बारे में जान गए। इसके बाद आप देखेंगे शेडिंग। शेडिंग के बारे में थोड़ा सा मैंने बताया पहले वीडियो में, फिर भी मैं दोबारा बताना चाहूँगा। शेडिंग का तरीका क्या होगा। 45 डिग्री एंगल की लाइन का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्रॉस लाइन का भी प्रयोग कर सकते हैं, मिक्स लाइन का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, पॉइंट का प्रयोग कर सकते हैं। तो शेडिंग करते ही क्यों हैं? शेडिंग इसलिए करते हैं कि वस्तु की गोलाई का आभास पैदा हो जाए। शेडिंग नहीं तो फ्लैट दिखेगा। यदि आपने कोई वस्तु का स्केच किया है, गोल तो नहीं दिखेगा, वो केवल उसमें 2D इफेक्ट दिखेगा, द्वि आयाम दिखेगा। 3 आयाम पैदा करने के लिए हम शेडिंग का प्रयोग करेंगे और शेडिंग में तीनों टोन का दर्शन होना भी चाहिए। इसके बाद माध्यम, पेंसिल, पेन, वैक्स कलर, रंगीन पेंसिल, जल रंग व तैल रंग इत्यादि। पेंसिल में कितने तरह के पेंसिल होते हैं, किस पेंसिल का प्रयोग आप पहले करेंगे और किस पेंसिल का प्रयोग आप बाद में करेंगे। यदि किसी ऑब्जेक्ट को शुरू में आप स्केच करते हैं जो परफेक्ट अभी वो रूप नहीं है आपके आधार तल पे, तो हल्की लाइन का हमें प्रयोग करना है। मैं इसलिए बात बोल रहा हूं, जो परिपक्व कलाकार, अध्यापक, चित्रकार होते हैं, वह डार्क पेंसिल से डायरेक्ट स्केच कर सकते हैं और वह एक ही पेंसिल के टोन से हल्के रंग, हल्के टोन के भी इम्प्रेशन को कागज पे उत्पन्न कर पाते हैं। लेकिन आप अभी शुरुआत कर रहे हैं, पेंसिल को कैसे चलाया जाए, उसके लिए आप हल्की से डार्क टोन के पेंसिल का प्रयोग करेंगे। HB पेंसिल हो गया, 2B हो गया, 3B हो गया, 4B, 6B, 8B, 9, 10 ऐसे B होते ही जाते हैं, ब्लैक से मतलब है। और जब हम विस्तार से बात करेंगे स्टिल लाइफ के बारे में, तो पेंसिल के बारे में बात करेंगे कि HB क्यों कहा जाता है और B क्यों कहा जाता है। वैक्स कलर, बहुत बार आप वैक्स कलर ड्राइंग एम्पोरियम से लाए होंगे, अपने इमोशन को पेंट किया होगा, लेकिन उस वैक्स कलर को कैसे चलाएंगे, एक लेयर के बाद दूसरे लेयर को कैसे रखेंगे। वैसे ही रंगीन पेंसिल की भी बात है कि रंगीन पेंसिल को किस 2 रंगों को एक साथ हमें ओवरलैप करके चलाना है। यदि आप येलो और रेड पेंसिल को साथ चलाएंगे तो आपको ऑरेंज रंग के देखने का आभास पैदा होगा। हमारी जो आँख की रेटिना है वो ऑरेंज कलर में उसको कन्वर्ट कर दे, क्योंकि वहाँ पे रंगों को हम मिक्स नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे रंगों को ओवरलैप कर रहे हैं। ऐसे ही जल रंग में भी है। जल रंग में हम एक कलर फ्लो कर देते हैं, लगा देते हैं, उसके ऊपर कोई दूसरा कलर लगाते हैं, वो रिएक्ट होकर अपना रिजल्ट देता है। ऑयल कलर में सरफेस पे भी रिएक्शन होता है, हम कलर पैलेट पे भी रिएक्शन करते हैं। तो थोड़ा सा मैंने माध्यम के बारे में आपको बता दिया। अब बात आती है वस्तु को इस सामग्री में दिखना या वस्तु की सामग्री में दिख रहा है, अर्थात किसका बना हुआ है। मिट्टी है, प्लास्टिक का है, शीशे का है या मिश्र धातु का है, स्टील का है, अन्य। तो सबके सरफेस के इफेक्ट को पैदा करने के लिए पेंसिल का रेंडरिंग,
पेंसिल के स्ट्रोक्स, पेंसिल के शेडिंग करने का तरीका अलग होगा। उसको भी विस्तार में हम जब अगले वीडियो में वस्तु चित्रण की बात करेंगे, ड्राइंग की बात करेंगे, तो हम समझाएंगे। आप और भी चीजें जान पाते हैं, लाइट एंड शेड, छाया व प्रकाश। पहले वीडियो में मैंने बताया था थोड़े से बारे में, लाइट एंड शेड के बारे में। उसके बाद अंतराल को कैसे नियंत्रण किया जाए। अंतराल हिंदी का शब्द है, उसके लिए इंग्लिश में स्पेस शब्द प्रयोग में लाया जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण यही बात होती है कि अंतराल को कैसे प्रयोग में लाया जाए। जब कोई वर्टिकल मुद्रा में, लंबवत मुद्रा में कोई वस्तु रखा है, उसको वर्टिकल पेपर पे ही आप कंपोज करें। हॉरिजॉन्टल पेपर का तब यूज करें जब समूह में वस्तुओं को रखा गया है सजा। तो अंतराल का बस ऐसे ही, जब हम आपको अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट का स्टिल लाइफ करना सिखाएंगे, तो उस समय और भी गहनता से, बारीकी से हम इस पर बात करेंगे। तुलिका संचालन कैसे हो, वो भी आपको अध्यापक के द्वारा सिखाया जाता है। वस्तुओं को सजाने का ढंग, सारे वस्तुओं का आकार, प्रकार, लंबाई अलग होता है, उसी के हिसाब से हमें वस्तुओं को सजाना भी होगा। कुछ वस्तुओं को खड़ा करेंगे, कुछ को लेटा देंगे, कुछ को थोड़ा सा झुका देंगे। इसके बाद आप देखेंगे सिद्धांत और तकनीकी, थ्योरी और टेक्निक के भी बारे में अध्यापक के द्वारा आपको टीच किया जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे कि जो विद्यार्थी IIT, मेडिकल, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट या अन्य विषयों से जुड़े हुए हैं, वह अपने प्रयोगशाला के लैब के इक्विपमेंट्स को अच्छे से बनाना सीख जाएंगे, फाइल को अच्छे से प्रस्तुत करने का तरीका सीख जाएंगे। उसके बाद आप स्टिल लाइफ को कागज पे रंग के माध्यम से, ऑयल के माध्यम से यदि अच्छे से आप बना पाते हैं, तो आप चाहेंगे कि अपने बेडरूम में, अपने ड्राइंग हॉल में इत्यादि दीवारों पर आप उसको सजाने के काम में ला सकेंगे। तो एक अध्यापक के द्वारा जब शुरुआत किया जाता है कुछ सिखाने का, तो वह स्टिल लाइफ का ही प्रयोग करता है और आपको इन सारे चीज़ों का परिपक्वता होते जाता है, आपको नया नॉलेज मिलता जाता है, आपके हाथ भी सेट होते हैं। पेंसिल पकड़ने का तरीका क्या होना चाहिए, पेंसिल को ऐसे पकड़ना है इस मुद्रा में या थोड़ा सा लिटा कर पकड़ना है, तो हर तरीके का। पेंसिल को चलाना कैसे होगा, कलाई के द्वारा चलाना होगा, कोहनी के द्वारा चलाना होगा या बाजू के द्वारा चलाना होगा। तो पेंसिल को चलाने का तरीका भी 3 तरह के फोल्ड से हम चला सकते हैं, उसके चलाने से वैसा ही आपको इफेक्ट पैदा होगा। तो आप इन चीज़ों को जो मैंने पहले बता दिया है, आप सीख लिए होंगे और सीख पाएंगे। आशा करता हूं कि आप सभी इस 2 वीडियो में स्टिल लाइफ के परिचय, स्टिल लाइफ की परिभाषा और पूरे 12 वीक के बारे में ध्यान से जो मैंने बोला है उसको सुन लिए होंगे। इसके बाद मैं आशा करता हूं कि जो मैंने संक्षेप में स्टिल लाइफ के बारे में बताया है, आपको उसके बारे में जानकारी मिल गई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में
नए विषय के साथ। विषय होगा एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, जिसके बारे में मैंने पहले वीडियो में ही आपको बताया था। अब थोड़ा सा विस्तार के साथ हम अगले वीडियो में आएंगे, जो सप्ताह 2 का एक पार्ट होगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग ने विनम्रता से इस वीडियो को ऑब्जर्व किया होगा और कुछ नई चीज़ें लर्न भी किए होंगे। और मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि एक वीडियो को आप शुरू के 2 से 4 वीडियो को लगातार देखें, ऑब्जर्व करें, कि ताकि स्टिल लाइफ के बारीकियों के बारे में आपको पता चल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, नए विषय के साथ। धन्यवाद।